गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा क्रिया शरीर। आज हम जो बात करने वाले हैं दैट जो हमारा ऑलरेडी लेक्चर सीरीज़ चल रही है ऑन द इम्यूनिटी, उसके ऊपर हमारी बात कंटिन्यू होगी। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर बेसिक इम्यूनिटी के पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अभी हम जो बात करने वाले आज जो है वो लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ओके, जो पार्ट है इम्यूनिटी सिस्टम का, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे वो इम्यूनिटी के साथ में चल रहा है और कैसे वो हम उसको डायरेक्टली इम्यूनिटी को टच कर सकते हैं। तो लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम किसे कहा जाएगा? तो अगेन जो हर बार मैं कहता हूँ, अगर कोई भी आप सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो सिस्टम के अंदर सर्टेन स्ट्रक्चर एक साथ में एक दूसरे के साथ में काम कर रहे होंगे, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, ओके, और उनसे ही सिस्टम बनती है। तो ये एक बात हमेशा क्लियर रखें कि सिस्टम के अंदर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इट मीन्स उसके साथ में एसोसिएशन में दूसरे स्ट्रक्चर भी काम कर रहे होंगे, ओके। तो द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज अ lymph, okay, and lymphatic system consists of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymphatic nodules and lymphatic glands। तो ये चार चीज़ें जो है वो lymphatic system के अंदर आती हैं। Generally lymphatic capillaries are the microscopic blind vessels, okay, which are present in the intercellular space। तो इंट्रासेलुलर स्पेस के बीच में जो लेकिन दो सेल के बीच में माइन्यूट वे में जो कैपिलरीज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ओके, ब्लड कैपिलरीज के अलावा यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज बोथ आर डिफरेंट, ओके। तो ये प्रेजेंट होती है इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर, वहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज आर जॉइंड टू फॉर्म, आगे जाके वो जॉइंट होगी वेसल्स के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स बन जाएगी। लिम्फेटिक वेसल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द लिम्फेटिक डक्ट्स। डक्ट्स यानी कि अगेन वी कैन से द चैनल्स और द बिग चैनल्स, वेसल्स आर द स्मॉल चैनल्स, ओके। लिम्फेटिक वेसल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द lymphatic ducts, okay. Right lymphatic duct opens into the subclavian vein while left thoracic duct opens into the superior vena cava। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ओके। यहाँ पे कि कहाँ पे उनका लास्ट में ओपनिंग होता है, तो राइट साइड पे जो लिम्फेटिक डक्ट रहेगी वो ओपन होगी सब क्लेवियन वेन के अंदर, यानी कि राइट साइड की सब क्लेवियन वेन है उसके अंदर उसका ओपनिंग होगा, जबकि वाइट लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है वो ओपन होगी सुपीरियर वेना केवा के अंदर, ओके। तो ये दोनों वेनस ब्लड के अंदर जाएंगे, क्योंकि वेनस ब्लड जो है अल्टीमेटली शुद्ध होने के लिए हृदय में आके, यानी कि हार्ट में से वो डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा लंग्स के अंदर। तो ये हमें क्लियर करना है, ध्यान रखना है कि सबक्लेवियन वेन एंड द सुपीरियर वेना केवा इज द टू नेम जो हमें इसके साथ में याद रखना है, ओके। लिम्फेटिक वेसल्स कंटेन द वाल्व्स, दे हैव थिनर वॉल्व्स, ओके। तो उनकी जो वॉल्स है, यानी कि उनकी जो दीवार है वो बहुत ही पतली होती है और वो हमेशा उनके साथ में थोड़े से वाल्व्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड को बहने से, ओके। तो उनका जो प्रेशर रहता है, उनका जो बहने का जो स्पीड रहता है, ओके, वो कंट्रोल होता है बाय द लिम्फेटिक वाल्व्स, ओके। Lymphatic system connected with the venous system at the opening of thoracic duct and right lymphatic duct। The lymphatic system is closed system, okay। तो ये ध्यान में रखें कि ये कहीं पे भी और जो है वो कनेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ completely closed system के हिसाब से ही वो काम करते हैं, उसके तरीके से ही काम करते हैं। Aggregation of the lymphatic tissue is called as the lymphatic nodules, okay। Lymphatic nodules are the present along the pathways of the lymph vessels, जैसे कि tonsils, spleen, thymus are the lymph organs which are part of the lymphatic system। तो टॉन्सिल्स अगेन जैसे मैंने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में आपको बताया था कि वो हमारी इम्यूनिटी के साथ में कितना ज़्यादा एसोसिएटेड है। और अगेन स्प्लीन एंड थाइमस आर दी अनदर ऑर्गन्स। थाइमस को भी हमने एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे टी सेल जो है वो बनते हैं, उसकी वजह से ही उनका नाम टी सेल है, बिकॉज वो थाइमस में बनते हैं। ओके,
तो टॉन्सिल्स, स्प्लीन एंड थाइमस, ये 3 ऑर्गन जो है वो अगेन स्टूडेंट्स को याद रखना है कि वो एग्जामिनर को सामने एक्सप्लेन कर सके कि दिस इज़ द ऑर्गन जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये ऑर्गन्स का दूसरा भी काम है, मगर इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी उनका काम या रोल जो है वो दिखता है। ओके, एग्रीगेशन ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू इज़ कॉल्ड एज अ लिम्फेटिक नोड्यूल। ओके, जो हमने ऑलरेडी अभी बात करी। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ जो है वो कैसे होगा, तो lymph is a fluid which is formed from the interstitial fluid. Lymph is formed in the intercellular space. Fluid and proteins which are not absorbed back in the venous end of the capillaries enter the lymphatic capillaries and return to the blood through the lymphatic system. The fluid that enters the lymph capillaries is called as a lymph. Okay. The protein which are absorbed in the lymph capillaries are very important and they should be preserved and brought back to the circulation through the lymph. तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो कैसे हम समझेंगे कि कोई भी ये लिम्फ यानी कि जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो कैसे बनता है। तो वहाँ पे जो वेन्स, कैपिलरी पार्ट ऑफ द वेन्स के अंदर जो एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि जो शोषण नहीं होता है ऑफ द सर्टेन फ्लूइड एंड दी प्रोटीन्स का, वो इस चैनल के अंदर जुड़ जाते हैं, यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के अंदर जुड़ जाते हैं और वहाँ से कैपिलरीज़ से वेसल्स और देन डक्ट एंड अल्टीमेटली जो है वो वेनस के अंदर वो डंप हो जाते हैं। तो इनका मेन काम क्या है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो ब्लड के अंदर नहीं जा पाती, उसको भी अलग तरीके से, अलग रोड से बाईपास करते हुए उसे सीधा वेनस के अंदर, वेनस रिटर्न के अंदर उसे डाल देना। ओके, तो ये 2 चीज़ों की वजह से लिम्फ इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आयुर्वेद के अंदर अगर हम इसे कोरिलेट करना चाहें तो देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ लसिका, जो लिम्फ के साथ में हम थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं। और अगेन वी ऑल्सो कोरिलेट विद द रस धातु, वी ऑल्सो कोरिलेट विद द ओजस पार्ट, और बिकॉज ओजस इज ऑल्सो, अपर ओजस इज सर्व शरीरगत ओज, एंड ओजस को जनरली प्राकृत कफ के साथ में कोरिलेट किया है। और लिम्फ इटसेल्फ इज़ अ वाइट कलर्ड फ्लूइड, ओके, जिसके अंदर ये प्रोटीन्स और सर्टेन लिक्विड्स होते हैं, यानी कि वाटर पार्ट जो है वो मैक्सिमम रहता है उसके अंदर। तो इसके साथ के अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो वी कैन कोरिलेट विद कफ, रस धातु, लसिका, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड है। अगर आप वहाँ पे देखो, अगर रस धातु और कफ धातु को भी कोरिलेट करना है तो वहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इन रस वृद्धि लक्षण रसोपि श्लेष्मवत, यानी कि रस वृद्धि जो है वो श्लेष्म वृद्धि के जैसे ही दिखेगा, उसके जैसे ही सिम्टम जो है वो बाहर दिखेगा। तो इसीलिए, मगर मेनली ज़्यादातर जो कोरिलेशन मिलता है वो है लसिका के साथ में। ओके, तो इतना बेसिक आइडिया हमें जो है वो इसके अंदर से लेना है। एंड बिकॉज लसिका जो है वो रस धातु का मल गिना गया है, रसस्य मल कफो लसिका च। ओके, यानी कि रस का जो मल है, कफ एंड लसिका है, तो ये तीनों चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड लिम्फ के साथ में हम कोरिलेट इसे कर सकते हैं। अष्टांग संग्रह राजस्थान के अंदर इसका एक्सप्रेशन है। तो इतना जनरल कोरिलेशन जो है, और इसीलिए अगर हम कफ के साथ कोरिलेट करें और रसक के साथ में कोरिलेट करें इसे, तो डायरेक्टली ये वैदिक क्षमत्व के साथ में कोरिलेट हो जाता है, और इसीलिए लिम्फ सिस्टम जो है वो वैदिक क्षमत्व के साथ में इन्वॉल्व सिस्टम के तौर पे हम गिन सकते हैं उससे। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ क्या होगा, तो उसके अंदर वाटर पार्ट जो है वो 94% है एंड सॉलिड कंटेंट जो है वो 6% है। Lymph consists 94%. It also consists the solid contents like protein, fats, glucose, etc. Okay, तो ये तीनों चीज़ जो है वो सॉलिड पार्ट के अंदर आ सकती है। फंक्शंस ऑफ द लिम्फ क्या होगा, तो लिम्फ सप्लाइज द न्यूट्रिशन एंड द ऑक्सीजन टू द पार्ट्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच, यानी कि ये हर एक सेल के बीच में से जो है वो ये प्रवाही जो है वो बहता है, यानी कि हर एक सेल के बीच में से लिम्फ जो है वो अपनी कैपिलरीज के थ्रू बहता है। तो इसीलिए ऐसे जो प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज जो है वो कई जगहों पे नहीं पहुंच पाते, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वहाँ पे पहुंच जाते हैं।
It drains away excess interstitial fluid and maintain the volume of the interstitial fluid. ओके, तो ये होम्योस्टेटिक लेवल पे भी थोड़ा बहुत काम करता है कि जिसकी वजह से अगर एक्सेस लिक्विडिटी वहाँ पे हो गई तो वो लसिका के थ्रू यानी कि लिम्फ के थ्रू वहाँ से निकल जाएगा. Then lymph returns protein to the blood from the tissue species. ओके, तो जो भी प्रोटीन ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होते हैं सर्टेन जगह पे कैपिलरीज के अंदर, तो वो सीधा वेनस के अंदर डंप कर देती हैं बाय दी lymph ducts. ओके, lymph is filtered in the lymphatic nodules. Lymphocytes are the produced in lymph nodules and lymphatic organs. यानी कि lymphocytes जो है, लिम्फोसाइट्स जो हमने ऑलरेडी आगे बात करी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, तो वो जो है वो लिम्फ नोड्यूल्स के अंदर फॉर्म होते हैं. फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, अगेन अगर हम देखें ये काम था लिम्फ का. अभी लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट एक्ट्स एज अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड इन द बॉडी. फर्स्ट, सेकेंड वन इज it maintains the body fluid and the blood volume. ओके, होम्योस्टेसिस के तौर पे जैसे मैंने ऑलरेडी बोला लिम्फ के फंक्शन के अंदर, इट कलेक्ट्स वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द टिश्यूज़. ओके, तो ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है फ्रॉम द टिश्यूज़. लिम्फ ग्लैंड्स एक्ट एज अ फिल्टरिंग एजेंट, helps in defense mechanism against the foreign substances and the bacteria. It is a site of formation of the lymphocytes, helps in the fat absorption and its carriage. Okay, तो रस धातु एंड मेद धातु अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कही गई है कि बिकॉज ऑफ लिम्फ फैट ऑब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी तरह से होता है. Through its reticuloendothelial system, it has phagocytic properties. It forms the gamma globulin, which are connected with the immunoglobulin and ultimately the immunity. Though temporarily it arrests the spread to malignant cells. Okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर हो रहा हो तो वहाँ पे लिम्फ जो है वो सबसे पहले एक्शन आएगी, और जो फ्लूइड वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा, जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है जो पर्टिकुलर फ्लूइड को, मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल, तो वो प्रिवेंट करती है उसको आगे ले जाने और शरीर के अंदर दूसरे भागों में फैलाने के लिए. मगर आपने देखा होगा कि सबसे पहले बिकॉज ऑफ ये प्रिवेंट करती है, सबसे पहले उसे रोकती है, तो सबसे पहले ये जो सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाती है अगर उसके एरिया के बाहर जो काम शुरू हो जाता है. ओके, तो ट्यूमर अगर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और उसके अफेक्शन जो है उसकी एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, और वही सिस्टम अल्टीमेटली अलग अलग शरीर के पार्ट्स के अंदर वो मैलिग्नेंट केमिकल को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो यहाँ पे आप दो चीज़ें देख सकते हो, एक तो यही सिस्टम जो है वो दूसरे भागों में जाने से प्रिवेंट करेगी, मगर उसके हद से अगर बाहर हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल के एक्शन का, तो वही सिस्टम जो है वो पूरे शरीर के अंदर उसको फैला देगी. ओके, बिकॉज सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो है लिम्फेटिक नोड्यूल्स, एंड उसकी वजह से जो नियरली लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो है वो उसके नियरली ऑर्गन्स जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बाय द मैलिग्नेंसी. तो ये आप ध्यान में रखें, जब भी आप मैलिग्नेंसी के रिपोर्ट्स देखें तो आपको ये मेटास्टेसिस करके एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा. इट मीन्स कि ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दूसरी जगह पे जाने में कामयाब हो चुका है. ओके, मेटास्टेसिस यानी कि जो मेन पार्ट है, यानी कि अगर मुझे लंग्स में अगर कैंसर हुआ है तो कैंसर लंग्स के नज़दीकी एरिया में फैलने के चांसेस बढ़ते हैं थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम. तो अगर लीवर वहाँ पे टच में आता है तो लीवर पे मेटास्टेसिस होता है, स्प्लीन पे, स्टमक पे, इसोफेगस पे, वहाँ पे मेटास्टेसिस जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, तो ये हमें देखना है. देन लिम्फ सर्कुलेशन, लिम्फ फ्लो इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल्स. लिम्फ वेसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है वैसे वो लिम्फ फ्लो जो है वो आगे बढ़ता है. मैंने आगे ही बोला कि लिम्फ वेसल्स के अंदर जो वाल्व जो रहते हैं वो इनहिबिट करता है कि वो लिम्फ फ्लो जो है वो बैकवर्ड प्रोसेस के अंदर ना आ जाए और द बैक ना करे. वाल्व्स इन द लिम्फेटिक वेसल्स आर द हेल्पफुल फॉर द ऑनवर्ड वन साइड फ्लो एंड प्रिवेंट द रिगर्गिटेशन.
Pressure differences also brings about the lymph flow. At the end of the thoracic duct, pressure is 0 to 6 mm of H2O. तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये याद रखना है. थोरेसिक डक्ट का जो एंड पार्ट है वहाँ पे प्रेशर उसका 0 to 6 mm ऑफ H2O होगा. Activity of blood tissue also exerts the pressure on lymphatic vessels and maintains the blood flow. Suction action of the thorax is an important factor. Okay, it's very necessary. I am repeating my sentence. Activity of body tissue also exerts pressure on the lymphatic vessels and maintain the blood flow. Suction action of thorax is an important factor. तो एक्सरसाइज के तौर पे भी जब एक्टिविटी चलती है, फिजिकल एक्टिविटी, तो भी ये ब्लड फ्लो के अंदर उसका इम्पैक्ट जो है वो छोड़ती है. ड्यूरिंग द इनहेलेशन डायफ्राम डिसेंड्स एंड हेल्प्स द लिम्फेटिक सर्कुलेशन. तो उसके साथ में भी इसका रिलेशन है. रेट ऑफ लिम्फ फ्लो इज इक्वल टू 1 to 1.5 ml पर मिनट जो है वो रहता है. तो ये भी अगेन स्टूडेंट को याद रखना है. रेट ऑफ लिम्फ फ्लो 1 to 1.5 ml per minute. Factors on which lymph flow depends are increases in capillary pressure, increases in capillary permeability, decreases in plasma colloidal osmotic pressure and increase in tissue fluid proteins. Okay, तो इतनी चीज़ों की वजह से जो lymph flow है जो वो वेरिएट कर सकता है. तो अभी हमने जो बात की वो लिम्फेटिक सिस्टम में इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स को जानने के लिए. आप ये बार बार सुनेंगे लेक्चर तो डेफिनेटली आपको ये कन्विंस करता रहेगा एंड आपको याद होता रहेगा कि लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कैपिलरीज, वेसल्स, नोड्यूल, ग्लैंड्स, कैसे उसका एक्सप्रेशन होता है. एंड एग्जामिनेशन में आप इतना भी लिखोगे तो इज़ मोर देन इनफ. तो थैंक यू सो मच. और आगे भी हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम के लिए तो मैं डेफिनेटली डिस्क्राइब करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर द काम लिसनिंग. एंड अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD आयुर्वेदा क्रिया शरीर. एंड प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर्स टू योर कलीग्स एंड शेयर माई सब्सक्राइब माई channel, that is Vedic Ayu Productions. Thank you so much to all of you. Have a nice day. Best of luck. Thank you.